So hello everybody, Priti Shruti here and yes, I welcome you all to our channel again. I hope you all are doing well. And आज की क्लास में हम एक छोटा सा स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे. That is the fight between leopard and it was written by Jim Corbett. बट बिफोर गोइंग टू द टॉपिक हम जिम कॉर्बेट के बारे में दो चार बातें कर लेते हैं. जिम कॉर्बेट के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, फिर भी बता देती हूँ दैट इनका जो पूरा नाम था दैट इज कॉलोनल एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट. ओके, कॉलोनल एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट. एंड इनको आप सबने जाना होगा उनकी एक ही चीज़ की वजह से, दैट इज कॉर्बेट नेशनल पार्क. हमारा इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्वेशन के लिए, ये इन्हीं के नाम से रखा गया है, दैट इज कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है नैनीताल में. ठीक है. एंड जिम कॉर्बेट ही वॉज ए एंग्लो इंडियन हंटर, नॉट ओनली ए हंटर बट ऑल्सो ए कंजर्वेशनिस्ट. वो सिर्फ एक हंटर नहीं है, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो मतलब अपनी सेल्फ प्रॉफिट के लिए या किसी बिजनेस के लिए ऐसे वाइल्ड एनिमल को या किसी भी इंसेक्ट को ऐसे मारते थे, उसके दांत या उसका जो चमड़ा है उसको लेके कुछ काम में यूज़ करते थे. ऐसा नहीं है. वो अपनी प्रॉफिट के लिए या बिजनेस के लिए मतलब वाइल्ड एनिमल को हंट नहीं करते थे. ही डज बिकॉज अगर कोई भी वाइल्ड एनिमल अगर हमारा ह्यूमन लाइफ को हार्म पहुंचा रहा है, उनको अटैक कर रहा है, या फिर कोई आउटसाइडर आ गया है हमारे एरिया में, तो उस सिचुएशन में वो हंट करते थे. दैट्स व्हाई ही वाज ए हंटर. बट वो हंट तो करते थे, बट बियॉन्ड दैट उन्हें ये जो नेचुरल लाइफ है, मतलब फॉरेस्ट एरिया में रहना, एनिमल्स के साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको जानना, ठीक है, ही लव्स टू डू दैट. दैट्स व्हाई ही वाज आल्सो ए नेचुरलिस्ट. ओके. एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, उनके लिए एक प्रोटेक्ट करना, उनके लिए एक मतलब एक सेफ्टी जगह ढूंढना, उनको प्रिजर्व करना, ये सब उनकी आदत है. दैट्स व्हाई ही वाज ए कंजर्वेशनिस्ट आल्सो. सो beyond hunter he was a conservationist, he was a naturalist, okay, and he was also a author. okay, उन्होंने अपनी सर्विस में रिटायर लेने के बाद अपनी सर्विस, दैट मीन्स ही वाज ए मतलब वो एक ही वाज ए कॉलोनल इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एक्चुअली. तो अपनी सर्विस में रिटायरमेंट होने के बाद ही बिकम ए ऑथर. ओके. सो उनका बहुत ही बहुत ही फेमस वर्क्स हैं, जैसे कि दो चार मेरे को अभी याद आ रहे हैं, जैसे मैन ईटर्स ऑफ कुमार, देन द मैन क्या वो द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग जो आया था 1947 में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड ये जो स्टोरी है द फाइट बिटवीन लेपर्ड, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस स्टोरी एक्चुअली. The fight between leopard, this is an extract from the man-eating leopard of Rudraprayag. Okay, Rudraprayag. Okay, yes, and ये तो था जिम कॉर्बेट. एंड अगर हम लेपर्ड्स के बारे में तो आप सबने पता ही होगा ना. लेपर्ड जो एक नॉकटर्नल एनिमल है, and he loves to climb trees, walls, right? And he was a skilled climber actually. वो एक बहुत ही मतलब गुड क्लाइंबर ही वॉज. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ क्लाइंब करता था, ऐसा नहीं. ही लव्स टू स्लीप एट द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. ओके, वो पेड़ के ब्रांचेस में सोना भी उसको पसंद था. सिर्फ ऐसा नहीं कि वो अकेले चढ़ जाता था, वो अपनी जो प्रे है, अपनी जो खाना है, जो फूड है जिसको वो हंट करता था, उसको भी वो उठा के ले जाता था ऊपर. दैट मीन्स ही वॉज ए सुपर स्किल्ड क्लाइंबर एक्चुअली, लेपर्ड्स. ओके. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे हैव देयर ओन टेरिटोरी. ओके, जो लेपर्ड्स होते हैं उनका खुद का टेरिटोरी होता है. जैसे हमारा होता है कि ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा एरिया है, यहाँ कोई एंट्री नहीं कर सकता और हमारे ग्रुप में कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता. ओके, लाइक दैट जो लेपर्ड्स होते हैं उनका भी एक खुद का गैंग होता है, खुद का एरिया होता है. एंड अगर कोई भी आउटसाइडर आया या कोई भी बाहर का एनिमल आया, देन ये उनके लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता. वो इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं. एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग एक्चुअली. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये जो स्टोरी है द फाइट बिटवीन लेपर्ड, और ये जो उनका नेचर है दैट दे हैव देयर ओन टेरिटोरी, ये यहाँ बहुत ही मिलता जुलता है. ठीक है, तो हम डायरेक्ट स्टोरी में चलते हैं. आप देखना जिम कॉर्बेट के जितने भी वर्क्स हैं, जैसे कि द फाइट एट कुमाऊं, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, या फिर द मैन ईटिंग ऑफ रुद्रप्रयाग, कुछ भी आप देख लेना, मतलब उनके सारे वर्क्स में यही सब आपको देखने को मिलेगा कि वो कैसे मतलब
एनिमल स्पेसिस के बारे में वो कैसे मतलब बहुत ही क्लीनली वो डिस्क्राइब करते हैं, या फिर अपनी जो सर्विस टाइम में उन्होंने जो जो भी एक्सपीरियंस किया है वो सब अपने वर्क्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है द फाइट बिटवीन लेपर्ड, यहाँ स्टोरी में जाने से पहले उसका कुछ बैकग्राउंड बोल देती हूँ कि एक एक जगह है रुद्रप्रयाग के पास में, जो कि मतलब उसके पास एक फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट एरिया के पास में, रुद्रप्रयाग के पास में एक छोटा सा गांव है भाईस्वारा, उसी का स्टोरी है। ओके, उसी विलेज का स्टोरी है। एंड वहाँ क्या हुआ है कि एक 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 लेपर्ड ने एक विलेज बॉय को मार दिया है, एंड विलेज बॉय को मार दिया है। एंड उसके बाद जिम कॉर्बेट को बुलाया गया है कि तुम आओ और जिस लेपर्ड ने मतलब हमारे गांव के बच्चे को हार्म पहुंचाया है, मारा है, उसको तुम मारो। ठीक है, मतलब उसको पकड़ो और मारो। ये इसी की वजह से जिम कॉर्बेट को उस गांव में बुलाया गया है। तो जिम कॉर्बेट जब विलेज में एंट्री करते हैं, जब गांव में आते हैं, तो वो देखते हैं वो गांव का सिनेरियो। ओके, दैट पहले ही जब वो आते हैं तो देखते हैं कि ए मदर सी वाज मॉर्निंग बिकॉज ऑफ हिज डेड सन। ओके, बट वो ज़्यादा उनको इतना अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो जिम कॉर्बेट थे उनका काम है कि वो एनिमल को मारें, उनको पकड़ें। ठीक है, उनको अगर देखें कि मतलब ये सब उनका काम है। बट ये उनका काम नहीं है कि अगर कोई रो रहा है या कोई डाउन है या फिर कोई डिप्रेस में है तो उनको सिंपैथी दें, ये उनका काम नहीं है। तो वो ज़्यादा उनको अफेक्ट नहीं करता है। स्टिल जब वो गांव में आते हैं तो देखते हैं कि एक माँ जो है वो बैठ के रो रही है, उसके सामने उसका जो लड़का है, उसका जो बेटा है वो पड़ा है। ठीक है, एंड वो रो रही है। तो जिम कॉर्बेट आते हैं और उसको कुछ पूछताछ करते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। एंड वहाँ उनका कुछ उनका कुछ डिस्कशन होता है कि क्या हुआ एक्चुअली। ओके, तो यही है सिनारियो। तो जिम कॉर्बेट एक्चुअली ऐसा उनका आदत नहीं है कि वो किसी को सिंपैथी दें या किसी को समझाएं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बात करते हैं। तो वहाँ जो उस जो मदर थी वो बोलती है कि जब लेपर्ड ने आया और मेरे बच्चे को लेके गया तो पूरा गांव कहाँ पर था, और पूरा गांव ने किसी ने भी कुछ भी मदद नहीं कर पाया। अगर मेरे पति होते तो ही माइट कि वो शायद कुछ कर पाते, शायद नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि अगर मेरे पति होते तो वो मेरे बच्चे को ज़रूर प्रोटेक्ट करते। पर पूरा गांव, किसी ने मेरे बच्चे की मदद नहीं की, किसी ने मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, बचा नहीं पाया। और वो पूरा विलेजर्स को मतलब दोष दे रही थी कि इन्हीं की वजह से आज ये सिचुएशन आया है और मेरा ये हालत हुआ है। तो जिम कॉर्बेट वहाँ उसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ओके, जो विलेजर्स को मतलब जो विलेजर्स के प्रति अपना जो दोष दे रही थी, उसकी आंसर में वो जिम कॉर्बेट कहता है कि ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। और वो कहते हैं कि लेपर्ड ने बच्चे की ऐसे थ्रोट को पकड़ा है। ओके, थ्रोट को जब पकड़ा है, लेपर्ड इतना स्ट्रांगली उसे पकड़ा है कि मतलब जैसे ही वो पकड़ा है, हमारा जो एक मतलब एक जॉइनिंग होता है कि एक जॉइनिंग लाइन होता है हमारे मतलब क्या शोल्डर और ब्रेन के बीच जो एक जॉइनिंग होता है वो सेपरेट हो गया है। एंड वहाँ टूट के मतलब उसका जो डेथ है, इट वॉज अ सडन डेथ। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लेपर्ड ने आया फिर उसे पकड़ा और उनके बीच कुछ फाइट हुआ, फिर वो बच्चे ने खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, वो लेपर्ड के सामने वो फाइट नहीं कर पाया और लेपर्ड ने धीरे धीरे उसको मारा। ऐसा नहीं है। वो जैसे ही लेपर्ड ने उसको पकड़ा, उसके थ्रोट में सडनली उसका डेथ हो गया। उसका जो पकड़ा वो इतना स्ट्रांगली उसने पकड़ा कि इट वॉज ए सडन डेथ। तो अगर वहाँ विलेजर्स आते भी तो भी वो कुछ नहीं कर पाते, ये जिम कॉर्बेट कहते हैं। ओके, फिर ये तो वहाँ पर उनका कुछ बातचीत ख़त्म हो जाती है। फिर जिम कॉर्बेट अपना जो इंस्पेक्शन है वो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली हुआ कैसे। मतलब पहले तो वो सरप्राइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो जो लेपर्ड था वो कोई लोकल लेपर्ड नहीं था। ठीक है, वो कोई लोकल लेपर्ड नहीं था। एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग इज दैट वहाँ का जो सिनेरियो था वो कुछ ऐसा था कि एक तो
एक तो मतलब वो फॉरेस्ट बहुत ही दूर है गांव से, ओके, एंड कोई फॉरेस्ट का वाइल्ड एनिमल गांव में आके हमला करे, ये बहुत ही मतलब कॉरेजियस काम है। मतलब बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है, मतलब बहुत ही रेयर है ये। जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई उस फॉरेस्ट एरिया के आसपास घूम रहा है या उनके लोकेलिटी में गया है तब वो हमला करते हैं, लेकिन वो गांव में आके किसी को मार के ले जाए, ये बहुत ही बड़ी बात है। ओके, तो वो जगह कुछ ऐसा था कि लेपर्ड ने आया है, ओके, वो विलेज में, एंड इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वो एक डे टाइम में आया है लेपर्ड ने, ठीक है, एक डे टाइम में आया है, और डे टाइम में आया है, एंड वो डे टाइम में आया है पूरा गांव में, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम पूरा गांव में कोई भी नहीं है, ठीक है, पूरा गांव शांत पड़ा है, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई भी मतलब नॉइस नहीं है, कोई भी शोर शराबा या कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, गांव से पूरा शांत है। वो गांव के अंदर घुसा है, ओके, फिर उसके घर में गया है, फिर उसके कोर्टयार्ड में गया है, एंड वहाँ जो बच्चा था उसे पकड़ा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। एंड उस बच्चे को पकड़ के सिर्फ मारा नहीं है, फिर उसको लेके गया है, एंड जो लेके गया है वो उसके मतलब उसके थ्रोट को ऐसे पकड़ा है, ठीक है, लेपर्ड ने उस बच्चे के थ्रोट को ऐसे पकड़ा है। फिर उसका सीन कुछ ऐसा है कि वो जब मतलब वो कोर्टयार्ड में तो उस बच्चे को पकड़ा, फिर जब गया तो उसका जो वॉल था, उनके घर का जो बाउंड्री था, इट वॉज 12 फीट हाइट, ओके, सॉरी नॉट 12 फीट, 8 फीट, 8 फीट हाइट का एक वॉल था, उसको पार करके गया है। फिर जब वो पार किया, उस 8 फीट वॉल को पार किया, उस बच्चे को पकड़ के पार किया, फिर उसके बाद एक बहुत ही एरिया में एक याम फील्ड है, तो वहाँ भी उसे ड्रैग करते करते उसने लिया। फिर एक उस याम फील्ड को पार करके गया। फिर एक 12 फीट का एक बाउंड्री था, 12 फीट का, उसके वहाँ भी वो जंप करके उस बच्चे को पकड़ के उसने क्लाइंब करके जंप करके उसके नेक्स्ट साइड हो गया है 12 फीट, वो पार करके फिर उसके बाद और एक फील्ड था, ठीक है, वहाँ भी उसे ड्रैग करके लिया। उसके बाद और एक 4 फीट हाइट एक मतलब देयर वॉज ए हेज, हम कह सकते हैं हेज ऑफ रैम्बलर रोजेस। ओके, रैम्बलर रोजेस मतलब वहाँ बहुत ही मतलब शार्प थॉर्न होते हैं उसके, एंड मतलब उसको आघात भी पहुंच सकता है। दैट मीन्स जब वो उस हेज को पार करेगा, आज की देयर वॉज थॉर्न इन दैट प्लांट, एंड वो बहुत ही मतलब इट वॉज ए थिक हेज एक्चुअली, तो जब वो पार करेगा तो उसको भी हार्म पहुंच सकता है। तो वो एक 4 फीट का था एंड बहुत ही थिक था, बट वो भी उसने पार किया है, ओके। एंड उसके बाद फिर एक फील्ड है, बहुत ही स्पेस है, ओके। फिर एक 10 फीट का और एक बाउंड्री है, और एक कैटल फील्ड है, फिर जहाँ कैटल से ग्रेस करते हैं, घूमते अपना, ओके। तो एक कैटल फील्ड है, वहाँ जब गया है तब उस बच्चे को वहाँ उसने छोड़ दिया है और भाग गया है। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना स्मूथली गया है और कितना बेफिक्र होके इतना बड़ा बड़ा मतलब क्या स्टेप्स पार करके वो गया है। पहले तो वो घर का बाउंड्री जो है 8 फीट का वो पार किया है, वो क्लाइंब करके ऐसे जंप करके वो गया है। फिर उसके बाद एक बहुत ही बड़ा यम फील्ड है, जो कि वहाँ भी उस बच्चे को वो ड्रैग करते 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 लिया है। फिर जब वो फील्ड पार होती है तो उसके एंड में और एक बाउंड्री है जो 12 फीट हाइट है, वो भी उसने पार कर लिया है। उसके बाद एक फील्ड है, वहाँ भी उसने घसीट के उस बच्चे को लिया है। फिर एक रैम्बलर रोजेस का बहुत ही थिक 4 फीट हाइट का एक हेज है, एक बाउंड्री टाइप का है, ओके। फिर उसको भी उसने पार कर लिया है। फिर उसके बाद और एक फील्ड है, ओके, उसको भी वहाँ भी उस बच्चे को घसीट के लिया है। और फिर एक 10 फीट का और एक बाउंड्री है। उसके बाद एक कैटल फील्ड है, वहीं पर उस बच्चे को उसने छोड़ के भाग गया है। बट पॉइंट ये है कि इतने दूर तक उसने इतने मुश्किल से पार करते करते उस बच्चे को घसीटते घसीटते लिया है, बट किसी ने भी देखा नहीं है, ठीक है, कोई भी विलेजर्स देखा नहीं है। जबकि यम फील्ड है या फिर उनके और 2-4 फील्ड हैं,
वहाँ ऐसा भी तो हो सकता था ना कि गांव के कोई भी आदमी वहाँ काम करता हो या कुछ भी करता हो, या कोई साइड में हो, या हो सकता है मतलब ऐसा फील्ड है तो ये पक्का उस विलेजर्स के ही होंगे, उन्हीं का ही फील्ड होंगे, तो उनके फील्ड में वो कहीं ना कहीं होंगे भी, बट किसी ने, और मेन थिंग इज दैट वो डे टाइम था, बट किसी ने भी देखा नहीं। वो लिपार्ड ने बहुत ही बेफिक्र होके, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही स्किलफुली उसने उस सारे बाउंड्रीज को पार करते करते लिया है, और अल्टीमेटली जो उस कैटल फील्ड था वहाँ उसने उसको छोड़ के भाग गया है। ओके, एंड इतने दूर लेने के बाद उस कैटल फील्ड में वहाँ क्यों उसने छोड़ के भाग गया है? क्योंकि तब तक जो गांव में है वो लोगों में एक र्यूमर फैल गया है कि नहीं, एक बच्चा मतलब जो है लापता है, उसको लिपार्ड ने उठा ले गया है, एंड गांव का एक बच्चा नहीं है। तब उनको मालूम पड़ा है एक्चुअली, तो उन्होंने अपना जो फायरिंग है या फिर जो ड्रम बजाना है ये सब उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो उन्होंने जब वो ड्रम या फिर जो फायरिंग उन्होंने शुरू की तो उसकी साउंड सुनकर उस लेपार्ड ने उस बच्चे को वहीं पर छोड़ के भाग गया। ठीक है, तो यही है एक्चुअली मामला, यही है गांव का। तो जब जिम कॉर्बेट वहाँ पहुँचते हैं तो वो तो ऑलरेडी इवनिंग हो गया था, और ये सब इंस्पेक्शंस करने के बाद मतलब इवनिंग से और भी थोड़ा मतलब टाइम हो गया था, मतलब थोड़ा तो डार्कनेस आ गया था। तो फिर वो सोचते हैं कि वो क्या कर सकते हैं जैसे कि वो उस लेपार्ड को पकड़ सकेंगे। ठीक है, उस लेपार्ड को वो पकड़ पाएंगे, वो क्या करेंगे? तो उनके पास दो ऑप्शन था। ओके, तो दो ऑप्शन था। वो पहला यही कि जहाँ पर उस लेपार्ड, हाँ और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने छोड़ दिया कि एक तो विलेजर्स नहीं थे, विलेजर्स ने पूरा सुनसान था, कोई भी विलेजर्स नहीं था जब लेपार्ड ने आया। सेकेंडली, जब किसी वाइल्ड एनिमल गांव में आता है तो गांव के जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो भौंकना शुरू करते हैं, वो एक सिंबल देना शुरू करते हैं, वो उनके वो भी एक मतलब एक डर का माहौल हो जाता है, एंड जो कुत्ते होते हैं वो भी भौंकना शुरू करते हैं, बट कोई भी कुत्ता नहीं भौंका या कोई भी स्ट्रीट डॉग, किसी ने भी कोई सिंबल नहीं दिया। ये भी एक सरप्राइजिंग की बात है कि सारे कुत्ते कहाँ गए थे। मतलब इट वाज जिम कॉर्बेट एक्चुअली ही वाज टोटली शॉक्ड, एक्चुअली वो पूरा सरप्राइज्ड हो गए हैं ये सब देखे कि कैसे। ओके, ठीक है, तो दो ऑप्शन है उनके पास। पहला तो ये कि लेपार्ड ने जहां उस बच्चे को छोड़ा है वहां फिर से उस बच्चे को लेके रखेंगे, सो दैट उस लेपार्ड ने वहां छोड़ा है तो फिर से वो आएगा उस बच्चे को लेने के लिए। सेकेंड, ओके, पहले यही सोचते हैं कि हम बच्चे को लेके उस जगह में छोड़ेंगे जहां लेपार्ड ने छोड़ा था, लेकिन छोड़ा था। ओके, क्योंकि उस लेपार्ड फिर उस बच्चे को लेने आएगा, क्योंकि कोई भी एनिमल अपना जो ह्यूमन जो अपना जो हंगर है ह्यूमन बीइंग के ओर से, तो ये इतनी जल्दी नहीं मिटेगा। मतलब उसने इतना बड़ा जो अपना खाना है इंतजाम किया है और ऐसे कैसे वो छोड़ के चला जाएगा, है ना? तो वो जरूर लेने आएगा, तो हम इस बच्चे को लेके वहीं पर रखते हैं, जब वो आएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम यही हुआ कि उस बच्चे को तो लेके वहां पर रख देंगे, बट वहां बहुत दूर दूर तक कोई भी शेल्टर नहीं था जहां पर जिम कॉर्बेट छुप सकते हैं। ओके, एंड इट वाज ए वेरी बहुत ही बड़ा सा फील्ड था, एंड बहुत ही मतलब 300 यार्ड्स तक कोई भी शेल्टर नहीं था। एंड यू कैन इमेजिन 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। ओके, 1 यार्ड 3 फीट के बराबर है, तो 300 यार्ड तक कोई भी शेल्टर नहीं था। एंड उसके बाद एक वॉलनट ट्री था, वो भी लीफलेस था, तो वहाँ छिपना भी बहुत ही मुश्किल है ना? और अगर वो ऐसे जमीन पे बैठे रहेंगे, कुछ मतलब खुद को प्रोटेक्ट करके अगर जमीन पे बैठे रहेंगे और सडनली अगर लिपड़ आ गया तो वो अपना जो राइफल है वो सडनली नहीं यूज कर पाएंगे, तो ये बहुत ही मुसीबत है। तो वहाँ जो है अपना जो प्लान है वो कैंसिल हुआ कि, और इतना भी डार्क हो गया था, इतना मतलब एक तो वो इवनिंग टाइम में आए थे, फिर उन्होंने उस सिचुएशन के बारे में सुना, पूछताछ किए, फिर जगह को देखे,
उसके बाद आपने सोचा होगा, आप जान सकते हो कितना मतलब रात हो गई होगी इट वॉज। तो तब वो अपने लिए एक शेल्टर वहाँ बनाते और रहते। उसके लिए उनके उनके पास और टाइम नहीं था कि वो अपने लिए कुछ एक जगह की मतलब क्या एक शेल्टर उनके लिए बनाए, इतना उनके पास टाइम नहीं था, वो ऑलरेडी नाइट हो गया था। तो उन्होंने ये प्लान कैंसिल किया, ओके, कि उस बच्चे को उस जगह में छोड़े जहाँ पर लेपार्ड ने छोड़ा था। तो ये प्लान उन्होंने कैंसिल किया, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या था कि उस बच्चे को मतलब घर पर ही रखेंगे। वो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उस लेपार्ड ने एक बार अपना डेयर दिखाया है, गांव में एंट्री लिया है, तो अगर उस जगह उसे अपना खाना नहीं मिलेगा तो वो नो डाउट फिर से गांव में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। जहाँ पर छोड़ा था अगर वहाँ उसे उसका खाना नहीं मिला और उसने एक बार डेयर कर लिया है गांव में एंट्री का और सक्सेस भी हुआ है इतना स्मूथली, तो नो डाउट वो फिर से गांव में आएगा। तो उन्होंने सेकेंड एक्चुअली लाइन चला गया, ओके कोई बात नहीं, ओके। तो वो नो डाउट गांव में आएगा, ओके, गांव में फिर से आएगा। तो वहाँ वो एक बहुत ही मज़ेदार मतलब सेटअप बनाते हैं। वो ऐसा बनाते हैं कि जिम कॉर्बेट गांव वालों को कुछ चीज़ें मांगते हैं, जैसे कि एक क्रोबार, ओके, फिर एक वुडन पैक, एक हैमर, ओके, एंड कुछ स्ट्रॉ, ओके, मांगते हैं। एंड वहाँ का एक बहुत ही बढ़िया सेटअप बनाते हैं कि वहाँ कोर्टयार्ड में जो फ्लैग स्टोन था, फ्लैग स्टोन मतलब जो हम फ्लोर में लगाते हैं ना, आप पिक्चर में देख रहे होंगे, दैट इज फ्लैग स्टोन। तो वहाँ एक फ्लैग स्टोन को वो निकालते हैं क्रोबार के मदद से, एक फ्लैग स्टोन को निकालते हैं। वहाँ एक वुडन पैक वो लगाते हैं, एक मतलब वुड का जो एक कह सकते हैं वो लगाते हैं। एंड वहाँ एक डॉग चेन लगाते हैं एंड एक साइड लगाते हैं, वहाँ एक उस डेड बॉडी को भी रखते हैं एंड कुछ स्ट्रॉ उसके ऊपर रख देते हैं। एंड वो खुद थोड़ा दूर मतलब एक वॉल के पीछे या थोड़ा दूर फिर एक स्ट्रॉ रख के मतलब एक मतलब ऐसे क्या जैसे वो खुद को हाइड कर पाएंगे, ठीक है, ऐसे स्ट्रॉ रख के खुद हाइड हो जाते हैं। वो इसलिए कि जब वो लेपर्ड आएगा, ओके, जब वो लेपर्ड आएगा उस डेड बॉडी को देखेगा, उसके पास आएगा, ओके, एंड उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो जब वो पास आएगा उसके, तो उस चेन से उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। ये उनका आइडिया था, लेकिन उनका जो सारा प्लान था, सारा आइडिया था, ये सब ट्विस्ट हो गया, ओके। वो कैसे कि लेपर्ड ने आया, ठीक है, जब रात हुआ तो रात को बहुत ही बारिश हुआ रात में, ओके, बहुत बारिश हुआ, लाइटनिंग हुई, थंडर आई एंड हैवी रेन, बहुत ही ज़ोरदार बारिश हुई। एंड हमारा जो कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट, वो स्टॉ के पीछे छिपे हैं, अपना पूरा सेटअप रेडी करके छिपे हैं एंड वो लेपर्ड की वेट कर रहे हैं। पूरा गांव सुनसान है एंड सिर्फ जो उस बच्चे की जो मदर थी उसकी रोने की आवाज़ थोड़ी आ रही है। उसकी मदर को और उस बच्चे की जो बहन थी या उस मदर की जो डॉटर थी उसको कहा गया था कि तुम थोड़ा दूर रहो, मतलब ओके, क्योंकि फिर से वो सिनेरियो के आस पास रहेंगे तो उनको उसका इम्पेक्ट पड़ेगा और वो चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे, है ना। तो उनको थोड़ा दूर रखा गया था ये सब माहौल से एंड ये सब माहौल से उनको थोड़ा दूर रखा गया था एंड वो पूरा सेटअप करके बैठे हैं। तो बारिश हुई और लाइटनिंग की वजह से थोड़ा थोड़ा मतलब पूरा जो कोर्टयार्ड है वो पूरा विजिबल हो रहा था कॉर्बेट को, ओके। तो वो ऐसे छिपे हैं और बीच में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है, वो यही कि या पूरा गांव तो सुनसान है, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंट है एंड सिर्फ उस मदर की जो रोने की आवाज़ थी वो थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही थी, बट वो भी कुछ देर बाद वो भी शांत हो गई, ठीक है। तो पूरा एकदम जो सीन है वो पूरा परफेक्ट है एंड लाइटनिंग की वजह से कोर्टयार्ड में जो कुछ भी हो रहा है पूरा विजिबल हो रहा है कॉर्बेट को। तो एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है कि जब कॉर्बेट छिपे हुए होते हैं पूरा आराम से, तो छिपे हुए होते हैं तो पहले तो वो यही होती है कि उनको बहुत ही थोड़ा सा मतलब उस स्ट्रॉ में थोड़ा सा साउंड सुनाई देता है, क्रीपिंग साउंड की या कुछ आ रहा है ना। तो बहुत ही ऐसे मतलब एक देखते हैं, बहुत ही देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है, देखते हैं कि एक रैट है, ठीक है।
फिर वो अपना राइफल उठाने वाले थे कि वो देख देते हैं कि नो एक रैट है, फिर छोड़ देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो ऐसे छिपे हैं, और एक बहुत ही मतलब मज़ेदार चीज़ यही होती है कि ऐसे छिपे हैं, ऐसे शॉर्ट्स पहने हैं, मतलब उनका जो पैर है वो एकदम बेयर है, वहाँ पर कोई कपड़ा नहीं है, छोटा सा शॉर्ट्स पहने हैं। तो वहाँ क्या हुआ है कि वो ऐसे छिपे हैं और उनके चेस्ट में एक बिल्ली आके गिरती है। ठीक है, बिल्ली आके गिरती है तो वो सडनली एकदम डर जाता है। और होता है ना कि जब हम जैसे अगर हमने घोस्ट की बात कर ली, 2-4 स्टोरी सुन ली, और सडनली अगर ऐसे लाइन भी चला जाता है तो हमारे अंदर एक डर आ जाता है कि अरे कहीं सच में तो भूत नहीं आया, ऐसे डर आ जाता है ना हमारे मन में। तो लाइक दैट वो ऐसे लेपार्ड की वेट कर रहे हैं और सडनली उनके चेस्ट में एक बिल्ली गिर जाती है, तो उनके अंदर भी एक डर का माहौल छा जाता है ना, तो वो भी अपने काम में थोड़ा डर जाते हैं। लेकिन उस बारिश के मौसम में उस बिल्ली एक्चुअली खुद के लिए एक शेल्टर ढूंढ रही थी कि वो कहाँ जाए, और आके वहीं पर गिर जाती है। एक कहावत है ना कि अगर किसी ने मतलब टाइगर नहीं देखा है तो तुम बिल्ली देख लो, लाइक तो छोटा सा एक डर था उनके पास कि अगर हम कुछ करें तो हमारे मन में हम जितने भी स्किल्ड हों, हम जितने भी परफेक्ट हों, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब 1% या मतलब 1% से भी कम भी हो, थोड़ा तो डर रहता है ना। तो वहाँ जब बिल्ली गिर जाती है तो उनके मन में भी एक डर आ जाता है कि हाँ, फिर देखते हैं कि एक बिल्ली है। जब अपना राइफल उठा के ट्रिगर मारने की मतलब थोड़ा 1 सेकंड की बात है, देखते हैं कि नो एक बिल्ली है, वो अपने लिए शेल्टर ढूंढ रही है। ठीक है, फिर वो ऐसे पूरी रात वहाँ उस लेपर्ड की वेट करते हैं। फिर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम उनको मतलब उस गांव के बाहर बहुत ही धड़ाधड़ साउंड सुनाई देती है। वो क्या है कि उस लेपर्ड, एक जो मैन ईटर लेपर्ड था वो और एक लोकल लेपर्ड के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो गई है। उन दोनों की जो मतलब गरजने की जो आवाज़ है, उन दोनों फाइट जो कर रहे थे, उनका जो साउंड है वो बहुत ही ज़ोरदार की सुनाई दे रही थी उनको। एंड वो कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं कि वो एक्चुअली फाइट हो रही है। तो यहाँ पर हमने जो बात किया था कि दे हैव देयर ओन टेरिटोरियलिटी की बात आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो। फिर ओके, ये हम बाद में समझाएंगे। फिर ये देख लो कि वहाँ जो है उस मैन ईटर लेपर्ड और एक लोकल लेपर्ड के बीच में जोरदार की फाइट होती है। एंड वो क्या होता है उसके बाद ये मतलब जिम कॉर्बेट ने बहुत ही सस्पेंस में रख दिया है एंड रीडर के ऊपर छोड़ दिया है कि आप खुद इमेजिन कर सकते हो। देखो, हमारा जो टेक्स्ट होता है वो 2 टाइप के होता है, एक तो क्लोज एंडेड वाला होता है और एक ओपन एंडेड वाला होता है। क्लोज एंडेड जहाँ पर हम दूसरा मीनिंग कुछ काढ़ नहीं सकते, कुछ निकाल नहीं सकते। एंड जो ओपन एंडेड होता है वो यही होता है कि हम वहाँ कोई भी मीनिंग निकाल सकते हैं। वो रीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुद इमेजिन करे, खुद गेस करे कि क्या हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है ना। तो ये जो स्टोरी है ये टोटली ओपन एंडेड है। एंड जिम कॉर्बेट ने रीडर को एक सस्पेंस में रख दिया है, उनको सोचने के लिए रख दिया है कि मतलब क्या हुआ होगा, है ना। एंड क्या हुआ होगा मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि जब उन दोनों के बीच में फाइट हुआ तो हो सकता है कि जो मैन ईटर लेपर्ड था वो डर के भाग गया होगा। एंड जिसकी वजह से पूरा विलेजर्स को सिर्फ ये एक सांत्वना वो दे सकते हैं कि हाँ, जो लेपर्ड था वो भाग गया है, अब तुम लोग आराम से रह सकते हो, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। ठीक है। सेकेंडली यही भी हो सकता है कि जो मैन ईटर लेपर्ड था वो उस लोकल लेपर्ड को हरा के उसको भगा दिया है और खुद वहां रह गया हो। ओके, जो लोकल लेपर्ड था वो वहां भाग गया हो, डर के उसको आघात पहुंचा हो, है ना। तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मतलब बस हम गेस कर सकते हैं कि हम अब सेफ हैं, बट कोई क्लियर प्रूफ हमें नहीं है कि एक्चुअल में क्या हुआ, है ना। तो यही है स्टोरी। और हम सिर्फ बस ऐसा है कि ये जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल का जो कन्फ्रंटेशन है या फिर उनका जो सर्वाइवल है, यहाँ ह्यूमन बीइंग अपनी लिमिट के बाहर कुछ कर नहीं सकता, है ना। और हम देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है पहला कि टेरिटोरियलिटी के बात जो मैंने कहा कि जो लेपर्ड्स होते हैं वो उनके टेरिटोरी में किसी आउटसाइडर को इतने इजीली वो एक्सेप्ट नहीं करते।
ठीक है, उनका खुद का मतलब टेरिटरी होता है, उनका खुद का गैंग होता है, खुद का एरिया होता है, खुद का लोकेलिटी होता है, और वहाँ अगर कोई दूसरा आया है, नया आया है, तो वो उसके साथ उनका कन्फ्रंटेशन पक्का है, ठीक है, फाइट पक्का होगा। तो यही है टेरिटोरियलिटी। ये एक बहुत अच्छी भी बात है, क्यों? क्योंकि ये मतलब हमें जो आउटसाइडर से बचाता भी है, ठीक है, अच्छी भी है ये। तो पहली बात है टेरिटोरियलिटी की बात करते हैं। सेकेंडली अगर मतलब फॉरेस्ट के पास कोई विलेज रहता है तो वहाँ हमेशा जो फियर एंड ग्रीप का माहौल हमेशा रहता है, क्योंकि कब क्या हो जाए ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इट वॉज सो अनप्रेडिक्टेबल। ओके, सो अगर फॉरेस्ट के पास कोई विलेज रहता है, मतलब फॉरेस्ट एरिया में, तो वहाँ डर का माहौल, ग्रीफ का माहौल हमेशा रहता है, क्योंकि कब किसके ऊपर कोई आँच पहुँच जाए या किसके ऊपर कोई अटैक आ जाए, हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एंड इट वॉज टोटली अनप्रेडिक्टेबल, एंड वो टोटली डोंट नो कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। एक्चुअली ये स्टोरी में भी हम ये तो कह सकते हैं कि क्या हुआ होगा, हमने विलेजर्स को एक मतलब एक कंसोल कर दिया कि हाँ उस लेपर्ड ने भाग गया, बट रियलिटी तो हमें पता नहीं कि एक्चुअली क्या हुआ। तो ये एक बहुत मतलब फियर एंड ग्रीफ की बात है, एक ट्रेजेडी है। एक फॉरेस्ट एरिया के आसपास रहना हमेशा डर का माहौल बना रहता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, है ना। और एक बात है कि ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट ये तो पूरा हमारा हिस्ट्री से आज तक चला आ रहा है, बट ह्यूमन का वाइल्ड लाइफ के ऊपर मतलब पूरा प्योरली कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल, ह्यूमन बीइंग तो सुपेरियर है सबसे, बट हम इतना भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमारा कंट्रोल में भी एक लिमिट है। जैसे कि जिम कॉर्बेट, वो तो एक नेशनल हंटर हैं, एक कंजर्वेशनिस्ट भी हैं, बट इस सिचुएशन में ये प्रूव कर देती है कि जो वाइल्ड लाइफ है या फिर जो एनिमल स्पीसीज हैं, वो उनके फाइट के सामने, उनके खुद के प्रोटेक्शन के सामने हम अपना जो कंट्रोल है इतना हैवी नहीं होता है। वो खुद इतना फाइट उनका इतना हैवी हो जाता है कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो कंट्रोलेशन पावर होता है उसका एक लिमिटेड है, एक्चुअली लिमिट है, हम इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है ट्राइज टू कंट्रोल वाइल्ड एनिमल्स बट कांट ऑलवेज सक्सेड। ये तो स्टोरी में पूरा दिखाई दे रहा है कि हम जितना भी चाहें कि हम एनिमल्स को या हमारे जो नीचे वाले स्पीसीज को कंट्रोल करें, हम जितना भी चाहें उनको कंट्रोल करना, बट स्टिल समवेयर हम फेल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं। हमेशा हम सक्सेस करें, हमेशा हम उनको अपने कंट्रोल में दबाए रखें, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ इन द वाइल्ड। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मतलब जंगल के आसपास हमारा गांव है या कुछ हम जा रहे हैं, वहाँ भी हमारी जो रिसर्च के लिए या सॉरी जो रिसर्च के लिए या कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अगर हम जो जंगल में जा रहे हैं, तो वहाँ कब क्या हो सकता है, इट वॉज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ कि पहला तो है फियर एंड ग्रिप इन द विलेज, हमेशा डर का माहौल बनाए रखता है। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो मतलब ऐसे फॉरेस्ट एरिया के आसपास कोई गांव है तो मतलब इवनिंग के टाइम से ही 7-8 के टाइम से वो सब एकदम अपना दरवाज़ा बंद करके घर में ही रह जाते हैं। अपना जो भी मतलब सिक्योरिटी के लिए जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो अपने पास रख के पूरा सेफ्टी लिए वो रह जाते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा, है ना। फिर सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, उनके बीच कन्फ्लिक्ट तो हमेशा लगी रहेगी, बट किसी का किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, दोनों का अपने अपने हिसाब से एक लिमिटेशंस है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज दैट टेरिटोरियलिटी। टेरिटोरियलिटी कभी कभी ये पॉजिटिव चीज़ भी है और नेगेटिव भी है। टेरिटोरियलिटी की वजह से जैसे हमने एक आउटसाइडर लेपर्ड को अपने विलेज में एंट्री करने से पहले लोकल लेपर्ड ने उन्हें बचा लिया। ह्यूमन का वहाँ कोई मतलब यहाँ जो सिचुएशन हुआ, जो जिम कॉर्बेट आए थे हेल्प करने के लिए, गांव वालों को बचाने के लिए, उस मेन ईटर लेपर्ड को पकड़ने के लिए, वो
उसका क्या हुआ ये तो पता नहीं, बट उसका क्रेडिट भी हम जिम कॉर्बेट को नहीं दे सकते। पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है उस एनिमल स्पेसिस को, है ना, उस लोकल लेपर्ड को क्रेडिट जाता है। यहाँ ना तो विलेजर्स को कोई क्रेडिट जाता है और ना ही जिम कॉर्बेट को कोई क्रेडिट जाता है। ओके, दैट्स टोटली टेरिटोरियलिटी। देन नंबर 4 इज दैट humans try to control wild animals but they can't always succeed। वो एनिमल्स को कंट्रोल तो करना चाहते हैं बट वो हमेशा सक्सेस करेंगे अपनी कंट्रोलेशन पावर में, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। देन नंबर 5 इज दैट ऑन प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ इन द वाइल्ड। कब क्या हो जाए ये हमें पता नहीं होता है ना। तो यही था स्टोरी। इट वॉज टोटली ए ओपन एंडेड स्टोरी। इसका एंड क्या हुआ, इट वॉज टोटली अननोन एंड जिम कॉर्बेट ने ये रीडर के ऊपर छोड़ा है कि ये उसको डिसाइड करना है, उसको प्रेडिक्ट करना है कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा, है ना। तो यही था स्टोरी, ठीक है। एंड यस, अगर कुछ भी समझ में आया देन यू कैन लाइक इट एंड दोस्तों में शेयर भी कर देना। एंड यस, अगर नए हो चैनल में तो एक सब्सक्राइब भी कर देना, अच्छा लगता है एक्चुअली। एंड कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लेना, कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज अगर कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टुडे एंड ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, बाय।